तो मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं आपसे स्नेक बाइट सर्पदंश पर बात करने के लिए आया हूँ। अभी हम लोगों ने 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया। वर्ल्ड स्नेक डे हर वर्ष उनके विभिन्न प्रकारों और उनके पारिस्थितिकी संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस में उनके योगदान के याद करने के लिए उनके बारे में जन सामान्य को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। भारत में भी इसी सम्मान के लिए कि उनका इकोलॉजिकल बैलेंस में बहुत अच्छा योगदान है, हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में उनकी पूजा करके हम उनको ये सम्मान देते हैं, अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, वेनम और पॉइजन में क्या अंतर है? सांप को हम लोग वेनमस एनिमल कहते हैं, पॉइजनस नहीं। पॉइजन और वेनम में क्या अंतर है? पॉइजन वो तरह के टॉक्सिन्स होते हैं जो शरीर में कुछ सर्टेन जानवरों के निगलने में सांस द्वारा या त्वचा के द्वारा अवशोषित हो जाने पर प्रवेश करते हैं और उनको छूने या छेड़ने से वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वेनम उन तरह के टॉक्सिन्स कहते हैं जो खास तरह के एनिमल्स के काटने और या डंक मारने से उत्पन्न घाव से प्रवेश करते हैं। सर्पदंश में जो सांप हैं हमारे देश में करीब उनकी 270 स्पीसीज़ हैं और उसमें से 60 स्पीसीज़ करीब जहरीली हैं। इनमें 6 मुख्य हैं: इंडियन कोबरा, जिसको हम नाग भी जानते हैं, करैत, किंग कोबरा, रसेल वाइपर, सा स्केल्ड वाइपर और इंडियन पिट वाइपर। तो करैत जो है भारत की सबसे जहरीली सर्प प्रजाति है और विश्व की सबसे जहरीली सर्प प्रजातियों में से एक है। किंग कोबरा भारत का सबसे लंबा सांप है, ये करीब 13 से 14 फुट होता है और कभी कभी 18 फुट का होता है और इस लंबाई में वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लंबे जहरीले सांपों में से फर्स्ट हो जाता है। रसेल वाइपर और इंडियन पिट वाइपर बैम्बू स्नेक के रूप में भी जाना जाता है। वेनमस स्नेक और नॉन वेनमस स्नेक में क्या अंतर है? सामान्य तौर पे जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि वेनमस स्नेक जो होते हैं उनकी सर ट्रायंगुलर होता है, तो बेस ट्रायंगल का उनकी सबसे पीछे की तरफ होता है और उसके तुरंत बाद एक पतली सी नेक चालू होती है। दूसरा, उनकी आँख की जो पुतली होती है वो इलिप्टिकल होती है और जो क्लोएका जहाँ से मलद्वार होता है इनका, उसके पीछे के जो पूँछ होती है उसमें वेंट्रल साइड में ब्रॉड, पेट की तरफ जमीन की तरफ की जो स्केल्स होती हैं ब्रॉड और सिंगल लेन में होती हैं, सिंगल रो में होती हैं और उनके 2 फैंक्स होते हैं। वहीं नॉन वेनमस में उनका जो सर होता है उसको आप राउंडेड कह सकते हैं, उनकी जो आइज़ होती हैं उनकी बिल्कुल सर्कुलर होती हैं, उनके जो क्लोएका के बाद के स्केल्स होते हैं वो डबल रो के होते हैं और उनमें फैंक्स नहीं होते। साथियों, सर्पदंश की सबसे बड़ी घटनाएं, सबसे ज़्यादा घटनाएं ज़्यादातर कृषि जब एक्टिविटी बढ़ी होती है, बरसात का सीजन होता है उसमें बढ़ी हुई होती हैं। ज़्यादातर ये मिट्टी के घरों की दरारों में, खेत खलिहान में, गोबर रखने की जगह पे, चूल्हे की ठंडी आग के आसपास और इत्यादि जगहों पे ये छिपे होते हैं और कहते हैं कि डिस्टर्ब होने पे काट बैठते हैं। सर्पदंश की घटनाएं पुरुषों में, यंगर पॉपुलेशन में और ज़मीन पे सोते लोगों के ऊपर ज़्यादा देखी गई हैं और ये शरीर में पैरों के ऊपर सर्पदंश की घटनाएं ज़्यादा देखी जाती हैं। भारत में सर्पदंश की घटनाएं केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 83,000 केसेस सर्पदंश के रिपोर्टेड हर साल होते हैं और 10 से 15,000 डेथ्स पर ईयर सर्पदंश से हो जाती हैं। कोबरा और करैत जो है, ये जो ग्रुप ऑफ सर्प है ये न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करता है और सांस कहते हैं कि सांस की मांसपेशियां इत्यादि की पैरालिसिस से इसमें डेथ होती है। वहीं वाइपर, वी फॉर कहते हैं कि वेसल्स वेस्कुलोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग से होने वाले शॉक्स कहते हैं कि हाइपोटेंशन और शॉक से इसमें मृत्यु होती है।
स्थानीय स्तर पर जहाँ पे सांप ने काटा होता है वहाँ पर तेज दर्द, सूजन और रक्तस्राव की घटना देखी जाती है। बाद में वहाँ सूजन आ जाती है, तेज सूजन हो सकती है। और पूरे शरीर में अगर हम कोबरा और करैत के ग्रुप में देखें जहाँ पे न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज होने से लक्षण आते हैं, उसमें उल्टी, उबकाई, पसीना आना, और कहते हैं कि उसमें चिंता, घबराहट ज़्यादा होना, सांस फूलने का लक्षण आना, चक्कर महसूस करना, चेहरे, गले, स्वर यंत्र में फालिश हो जाने से उनकी आवाज़ में भारीपन आना, मुँह से लार बहना, मुँह में झंझनाहट होना, ऊपरी पलक का गिर जाना, और कहते हैं कि कानों से कहते हैं कि तेज सामान्य आवाज़ का तेज महसूस होना, ये सब लक्षण मिलने लगते हैं। और वहीं पर वाइपर ग्रुप के जो सांप होते हैं उनको काटने से लोकल स्थान पर तेज स्राव होना त्वचा से, और कहते हैं कि मसूड़ों आदि से भी, और वहीं पर घाव के आसपास जो सूजन होने के बाद उसके पास के जो लिम्फ होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। पेट और दिमाग में सूजन, ब्लीडिंग होने से पेट दर्द और पतलियों के साइज में अंतर आ जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन कर जाता है, शॉक में मरीज जा सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर सब 0 तक पहुंच सकता है, और गहरे भूरे रंग की पेशाब होने लगती है। इसमें जो है डेथ, ब्रेन हेमरेज, रीनल फेल्योर और शॉक से हो जाती है। अतः सबसे पहली ज़रूरत है कि सांप काटते ही हम तेज़ी से अस्पताल पहुँचें। क्या ना करें? कुछ प्रैक्टिसेस हमारी सांप को लेकर के रही हैं जो पहले शायद चलन में थीं और अब साइंटिफिकली वो गलत हैं, उनको हमको समझना जरूरी है कि ये नहीं करना है। जैसे घाव को चीरा न लगाएं, चूसे नहीं। लोग समझते थे कि चीरा लगाने से और चूसने से जो है विष निकल जाएगा और मरीज की जान बचने में एक मदद का स्टेप होगा, लेकिन ये गलत है। इससे इन्फेक्शन, लोकल में साइट पर इन्फेक्शन और कहते हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने की घटना बढ़ जाती है। दूसरा ये करते थे कि लोग रस्सी बांधते थे घाव के ऊपर, हृदय की तरफ एक रस्सी बांध देते थे, डोरी या कपड़ा बांध देते थे, इसको टूनिके कहते हैं, और जिससे कहते हैं कि सोचा जाता था कि घाव से जो है बस विष जो है शरीर में कम प्रवेश करेगा। लेकिन इसमें ये देखा गया कि ज़्यादा जोर बांधने से एक तो ये होता था कि आगे के अंग खराब हो जाते थे, अंग काटने की नौबत आ जाती थी। दूसरा, जब खोलते थे तो मैसिव न्यूरोटॉक्सिक ब्लॉकेट नाम का फिनोमेना होता है, जिससे कहते हैं कि बीपी का फॉल हो जाना, शॉक में मरीज का चला जाना, रीनल फेल्योर हो जाना आदि घटनाएं होने लगती थी। और ये जो रस्सी बांधे थे उससे मरीज में या उनके घर के रिश्तेदारों में एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती थी कि अब तो थोड़ा देर भी करके चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। साथियों, घाव को पानी से धोना ये सब नहीं करना चाहिए, साबुन से धोना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम रगड़ते हैं घाव को, धोते हैं, तो घाव का जहर तेज़ी से शरीर में फैलता है। कोई बिजली के झटके या कोई ऐसा पत्थर जो उसको सांप जहर निकालने वाला माना जाता हो, कोई हर्बल थेरेपी हो, झाड़ फूँक हो, कोई कैकरी हो, कोई झाड़ फूँक वाला नहीं हम ये दवा इंजेक्शन लगा देते हैं मरीज ठीक हो जाएगा, कुछ मत करें। कृपा करके तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ भागें। कोई उस दौरान कोई आप अपनी तरफ से कोई दवा मत दें, कोई नशे की चीज़ें मत दें, और ना ही पीने के लिए कोई पानी वानी दें। सांप को पकड़ने और मारने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? राइट, सही चीज़ करनी चाहिए। क्या राइट करना चाहिए? आर फॉर रीएश्योरेंस ऑफ पेशेंट। रीएश्योरेंस में क्या करना है? मरीज को बताना है कि आप सर्पदंश का 70% गैर जहरीले सांप से होता है। दूसरा, जो सांप जहरीले सांप के काटने पे भी 50% में ही कहते हैं कि जहर प्रवेश करता है, ड्राई बाइट होता है, या कहते हैं कपड़ों बच सकता है आदमी। और बड़ों में, बच्चों के मुकाबले और पैरों हाथों में कहते हैं कि चेहरे धड़ के मुकाबले देरी से जहर असर करता है। समझना है कि घबराहट से मृत्यु ज़्यादा देखी गई है देन विष की वजह से, और कहते हैं कि इस घबराहट से, हृदय की तेज गति से जहर भी तेज दर से फैलता है, इसलिए उसको बहुत भरोसा में देने की, घबराहट से बचाने की ज़रूरत है। और वहाँ पे क्या करना है? रिमूव, आर फॉर रिमूव भी होता है कि आप जो है, जो भी उस सर्पदंश का इलाका है उसके आसपास कर कोई उसने अंगूठी या पायल या चूड़ी या कोई कहते हैं कि शूज़ कुछ भी पहन रखा है, वो सब आप उसको हटा दीजिए, कपड़े ढीले कर दीजिए ताकि सूजन आए तो कसाव ना हो। अब आता है राइट का आई, मतलब इमोबिलाइजेशन। जो सर्पदंश वाला अंग है उस पर जो है आप जैसे फ्रैक्चर वाले मरीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं स्प्रिंट बांध करके, वैसे वहाँ पे स्प्रिंट बांध करके उसको इमोबिलाइज करना है और इसी स्थिति में वहाँ ले जाना है।
लेटा करके वहाँ पर बैंड, और लेकिन बैंडेज बहुत टाइट नहीं बांधना है। अब आता है राइट का GH, गो टू हॉस्पिटल। गो टू हॉस्पिटल में क्या होता है, तेजी से हम अस्पताल की तरफ जाते हैं, और T फॉर टेल कि मरीज अब से समझाते हैं कि जो कुछ भी वो महसूस कर रहा है अपने डॉक्टर को बताए, और जब तक अस्पताल पहुंचा कोई लक्षण नहीं भी हो रहे हैं तो बाद में होते हैं तो भी अपने डॉक्टर को अवगत कराएं। आप कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि जो घाव है उस स्थान पर तेज पट्टी गहरी पट्टी दबा करके बांधने से मतलब लाभ मिल सकता है, जैसे ब्लीडिंग कम हो सकती है। अस्पताल में जब पहुंचे तो सामान्य तौर पर उसकी सामान्य स्थिति की आती है कि वो उसकी जनरल कंडीशन कैसी है। वे सारे जरूरी टेस्ट होते हैं जो कहते हैं कि उसके प्रभाव के जो विष का प्रभाव आया कि नहीं आया है और प्रभाव कहाँ तक फैला है, वो सब को जानने के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। और जो वो कहते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट, पॉपुलर टेस्ट है जो सब लोग जानते भी हैं, 20 होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। मतलब इसके अंदर मरीज का रक्त लेकर के 20 मिनट के लिए स्थिर रख दिया जाता है। 20 मिनट के बाद भी अगर कहते हैं कि वो जमता नहीं है तो मान लेते हैं, कहते हैं कि ये कोगुलोपैथी हो गई, मतलब इसके अंदर वाइपर का कहते हैं कि वाइट का संभावना प्रबल है। और कहते हैं कि घाव को साफ करके वहाँ पर एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं। लिम्ब को थोड़ा उठा के रखते हैं ताकि सूजन का जो पानी है वो नीचे ड्रेन हो जाए, और उसमें टेटनस का टीका लगाना है, एंटीबायोटिक के शॉट्स लगाने ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन रुक जाए। उसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं ASV लगाने का, एंटी स्नेक विनम लगाने का। एंटी स्नेक विनम आप समझ सकते हैं कि ये तो खास सांप के अगेंस्ट बनाया जाए, एक उसको कहते हैं मोनोवैलेंट और एक होता है पॉलीवैलेंट, क्योंकि हमको अक्सर पता नहीं होता है कहते किस सांप ने काटा। बहुत जानकार आदमी ने और देख लिया हो तो महसूस कर सकता है कि सांप ने काटा, अगर पता है तो भी, नहीं पता है तो भी पॉलीवैलेंट अब लगाने का है, मोनोवैलेंट हमारे यहाँ ASV नहीं मिलती। अब लगाया क्या जाता है, जब हम उसमें कुछ लक्षण देखते हैं विष के आने के, जैसे इस लोकल साइज में अगर कहते हैं कि सूजन के साथ साथ कांटों में सूजन आ जाए, और पूरे शरीर में कहते हैं कि WBCT जो टेस्ट अभी हमने बताया वो पॉजिटिव आ रहा हो, रक्त ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, आवाज़ में बदलाव हो, या आँख की पुतली जो है कहते हैं आँख की जो पलक थी वो ढुलक रही हो, दिल में कोई उसको घबराहट हो रही हो, पेशाब में परिवर्तन आ रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये वो स्टेप्स पॉइंट आ गया जब हमको ASV लगानी है, एंटी स्नेक विनम लगाना है, जो शरीर के जहर को न्यूट्रल कर देगा। और कहते हैं कि इसके बाद जो है बड़ों बच्चों में चूँकि जहर सांप जो है बराबर मात्रा में डालता है, तो उसमें ASV की जो डोज होती है दोनों में बराबर डाली जाती है। माइल्ड केस में एक कहते हैं कि 8 से 10 वायल 250 ml टामासलाइन में डाल करके चलाते हैं, ये तो डॉक्टरी बात हो गई, और 1 वायल को 10 ml कहते हैं कि डिस्टिल वाटर या नामासलाइन में घोला जाता है। सीवियर केस में 15 वायल तक भी एक साथ लगा दिया जाता है। ASV कहते हैं कि फ्रीज ड्राइड आती है जिसको कूल प्लेस पर रखा जाता है, और 1 वायल को जो है 10 ml डिस्टिल वाटर या नामासलाइन में घोलते हैं। इसको धीमे धीमे हिला करके घोलते हैं, तेज से शेक नहीं करते, और अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं बनती तो उसको डिस्कार्ड करते हैं। मतलब अगर उसमें ओपेसिटी है, कोई दूधिया मतलब कोई ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ASV लगाने के पहले टेस्ट करना जरूरी नहीं माना जाता है। फिजिशियन वहाँ पर उसको वॉच करते हैं कि क्या कोई एनाफिलेक्सिस हो तो उसको मैनेज कर सकें, और वाइटल्स को मॉनिटर किया जाता रहता है। इसके प्रभाव का आकलन करते हैं, और ASV को अगर मरीज को ज़रूरत होती है तो ASV का रिपीट भी करते हैं। मरीज को इस तरह से जहर से निकाल इसको न्यूट्रल कर करके मरीज की जांच बताई जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात आती है, क्या हम सर बदन कुछ ऐसे स्टेप उठा सकते हैं कि हमको सांप काटे कम, काटे ही नहीं। जैसे इसमें क्या करना चाहिए कि जब हम भी कहते हैं कि घास फसल काटने जब जाएं तो अपने साथ में डंडा रखें, और तो कहते हैं कि जब हम कटाई करें तो पहले से डंडे को अपने आसपास में खड़बड़ा दें ताकि सांप या इस तरह का कोई जानवर हो तो वो हट जाए। दूसरा कहते हैं कि पत्तियों में से काम करते हुए थोड़ा जागरूक रहें कि पत्तियों को सड़सड़ाहट हो रही हो तो उस पर ध्यान चला जाए आपका। घर में जो है जो चूहे होते हैं उनको आकर्षित करने वाले जो पदार्थ हैं, खाना पीना हम इधर उधर छोड़ देते हैं, अगर वो न छोड़े चूहे नहीं आएंगे, उनके पीछे सांप नहीं आएंगे। रात में जो है चप्पल जूते अवश्य पहन करके जाएं ताकि हो सकता है कि वो फुट पे काटें और जूता आपको बचा ले जाए। कहते हैं और कहते हैं कि जो घर की दीवारी से जो है प्लांट को सटा करके नहीं लगाना चाहिए। साथियों,
अगर हम इन सावधानियों को जानें और इन चीज़ों को समझते हुए अगर इलाज करें और प्राथमिक चिकित्सा पर जरूर ध्यान दें, सही तरीके की करके जाएं, तो हम अपने सर्वदन से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को और साथी को बचा सकते हैं। धन्यवाद।